Bismillahirrahmanirrahim. Friends, Assalamu alaikum. I am Mubin Yunus representing masterg.com. फ्रेंड्स, आज हम फूड माइक्रोबायोलॉजी में एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका इंट्रोडक्शन है द फैक्टर्स विच इफेक्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ इन फूड्स। हमने उन फैक्टर्स को स्टडी करना है इस टॉपिक के अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं डिफरेंट फूड मटेरियल्स के अंदर। अब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फूड माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है फूड के अंदर उसको या तो इन्हांस कर देते हैं या फिर रिटार्ड कर देते हैं। चले आए इनको देखते हैं। द फैक्टर्स विच इफेक्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ इन फूड्स आर ऑफ टू टाइप्स। इनकी हमने दो कैटेगरीज बना दी हैं। दीज आर इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स की। दीज आर इनहेरेंट इन द फूड। ये तमाम वो फैक्टर्स होते हैं जो फूड के अंदर इंटरनली मौजूद होते हैं नेचुरली तौर पर। इसके अंदर तमाम जो फैक्टर्स लाइक पीएच, वाटर एक्टिविटी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, न्यूट्रिएंट कंटेंट्स, एंटी माइक्रोबियल कंटेंट्स एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इन द फूड मटेरियल्स। इसी के ऑपोजिट जब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की, दीज आर द फैक्टर्स एक्सटर्नल टू फूड दैट इफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये वो तमाम फैक्टर्स होते हैं जो फूड मटेरियल के बाहर पड़े होते हैं, एक्सटर्नली पड़े होते हैं, मगर ये माइक्रोबियल ग्रोथ होती है फूड के ऊपर उसको लाजमी इफेक्ट करते हैं। इसमें जो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आती हैं, दीज आर टेम्परेचर ऑफ द स्टोरेज, प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर जो गैसेस हैं, CO2 कितनी पड़ी है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी पड़ी है, ऑक्सीजन कितनी है, and so on. Then relative humidity of food storage environment. तो फ्रेंड्स इन्हीं की अब आगे हम डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स को। इसके अंदर हमने आज स्टडी करना है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज पीएच, मॉइस्चर कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट्स इन फूड, एंटी माइक्रोबियल कंटेंट्स इन फूड एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसको हम आसान अल्फाज में पीएच भी कहते हैं। एज यू ऑल नो, मोस्ट बैक्टीरिया ग्रो एट न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन पीएच, यूजुअली बिटवीन 6.8 एंड 7.5। जो मोस्टली बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो या तो न्यूट्रल इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं या फिर वीक अल्कलाइन पीएच में ग्रो कर जाते हैं, यानी कि 6.8 पीएच से लेकर 7.5 पीएच तक। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत नैरो पीएच रेंज होती है, बहुत कम पीएच रेंज होती है, उसमें ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें आप सल्मोनेला की, दैट इज ग्रोन राउंड अबाउट एट पीएच 4.5 टू 9.0। देन जब हम बात करते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि हमारे पास यीस्ट, मोल्ड और कुछ बैक्टीरिया आते हैं, तो वो वाइड पीएच रेंज में भी ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मोल्ड्स होते हैं वो 1.5 टू 11 पीएच के दरमियान ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही वाइड रेंज है। इसी तरीके से जो हमारे पास यीस्ट होते हैं वो 1.5 से 8.5 पीएच तक ग्रो कर सकते हैं। तो इस फ्रेंड्स इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नैरो रेंज में ग्रो कर लेते हैं पीएच की, कुछ वाइड रेंज में ग्रो कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉम्पोजिशन क्या है और उसकी नेचर क्या है। नाउ यू कैन सी इन द टेबल, यहाँ पर डिफरेंट फूड टाइप्स लिखी हुई है लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर उनकी रेंज लिखी हुई है पीएच वैल्यूज की, कि ये वाली जो फूड होती है इसकी जो पीएच रेंज होती है वो इतनी होती है अप्रोक्सीमेटली। बीफ 5.1 टू 6.2, चिकन 6.2 टू 6.4, इसी तरीके से मिल्क, चीज, फिश, ऑयस्टर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सो ऑन। इनका एक आप लोगों को जनरल जो चार्ट है वो आपको बता दिया गया है। इसी को हम फर्दर जब आगे स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है, यहाँ पर दो टाइप्स में आप लोगों को बताने लगा हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। आइए देखते हैं। फर्स्ट वन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर एबल टू ग्रो इन एसिड एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एसिडोफाइल्स, फॉर एग्जांपल यीस्ट एंड मोल्ड्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एसिड एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं एसिडोफाइल्स। फॉर एग्जांपल यीस्ट हो गए और मोल्ड हो गए। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये राउंड अबाउट 2 पीएच में जो है वो ग्रो कर जाते हैं।
देन हम सेकेंड टाइप देखते हैं इसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर सेंसिटिव टू एसिडिक कंडीशन, जो कि सेंसिटिव होते हैं एसिडिक कंडीशन में और सही तरीके से एसिडिक कंडीशन में ग्रो नहीं कर सकते, एंड ग्रो वेल इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट आर कॉल्ड अल्कलीफाइल्स। वो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अल्कलाइन इन्वायरमेंट में ज़्यादा बेहतर ग्रो कर सकते हैं, अल्कलीफाइल्स उनको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल विब्रियो कोलरी, दीज ग्रो बेस्ट एट pH 10.0 और इनकी जो नॉर्मल pH होती है जिस पे ग्रो करते हैं वो 10 होती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन इन्वायरमेंट के अंदर किल हो जाते हैं, सिवाय माइकोबैक्टीरिया के। माइकोबैक्टीरिया ऐसा जीनस है, इसकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं, बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं जो, ये हाई एसिडिक इन्वायरमेंट को भी बियर कर जाती हैं और हाई एल्कलाइन इन्वायरमेंट को भी बियर कर जाती हैं। नाउ फ्रेंड्स, यू कैन सी अ चार्ट ऑन योर स्क्रीन। इस चार्ट के अंदर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमने जो pH रेंज है वो बता दी है कि मिनिमम कितनी pH होगी तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकेगा और मैक्सिमम कितनी pH तक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है एस्क्रीशिया कोलाई, जिसे हम ई कोलाई भी कहते हैं, उसकी pH रेंज 4.4 टू 9.0। इसी तरीके से सल्मोनेला स्पीशीज की जो होती हैं वो 4.5 से 8.8, तमाम बैक्टीरिया की 4 टू 9, मोल्ड्स 1.5 टू 11, यीस्ट 1.5 टू 8.5, ये सब की डिफरेंट है। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पॉइंट जो कि है मॉइस्चर कंटेंट्स। द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर इज इन टर्म्स ऑफ वाटर एक्टिविटी। हमने यहाँ पर जो मॉइस्चर कंटेंट्स पढ़ने हैं वो हमने इस तरीके से पढ़ने हैं कि हमने उनको वाटर एक्टिविटी कंसीडर करना है। द अमाउंट ऑफ फ्री वाटर इन अ फूड मीडियम इज कॉल्ड एज वाटर एक्टिविटी। कितना वहाँ पर जो वाटर है वो अवेलेबल है फूड के अंदर, उसको हम मॉइस्चर कंटेंट्स भी कहते हैं और वाटर एक्टिविटी की टर्म्स में भी काउंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ फ्री वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जिस फूड के अंदर जितना फ्री वाटर पड़ा होगा उतना ही वहाँ पर जो है वो चांसेस होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर अटैक कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ शो करवा सकते हैं। इफ़ देयर इज़ लैक ऑफ फ्री वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल नॉट ग्रो। अगर फ्री वाटर आपके पास नहीं पड़ा हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं वाटर एक्टिविटी की प्रॉपर डेफिनेशन। द वेपर प्रेशर ऑफ अ फूड सब्सटेंस टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि सेम टेम्परेचर के ऊपर जो फूड सब्सटेंस होगी उसका वेपर प्रेशर कितना है उसको हमने डिवाइड करना है प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से। नीचे फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, वाटर एक्टिविटी इज इक्वल टू वीपी ऑफ फूड, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ फूड डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अब जब हम बात करते हैं कि प्योर वाटर की जो वाटर एक्टिविटी है उसके साथ हमने कंपेयर करना है डिफरेंट फूड सब्सटेंसेस की वाटर एक्टिविटीज़ को, तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्योर वाटर है उसकी वाटर एक्टिविटी कितनी होती है। तो प्योर वाटर की जो वाटर एक्टिविटी है दैट इज़ 1.0, मतलब 1 पूरी होती है, और डिफरेंट जो फूड मटेरियल्स हैं उनकी वाटर एक्टिविटी मोस्टली लेस देन 1 होती है। यहाँ पर एक 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। आपके जो सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन होता है उसकी जो वाटर एक्टिविटी होती है दैट इज 0.75। इसी तरीके से सॉल्ट एंड ड्राइंग रिड्यूसेस द वाटर एक्टिविटी ऑफ अ फूड प्रोडक्ट। जितना जो ड्राइंग होगी या फिर आप उसकी सॉल्टिंग करेंगे उससे जो फूड प्रोडक्ट की वाटर एक्टिविटी है वो रिड्यूस होती जाएगी। इस चार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ जो फूड आइटम्स हमारे पास हैं जैसे कि रॉ मीट एंड मिल्क, इसकी जो वाटर एक्टिविटी है दैट इज़ 0.99 टू 1.0। इसी के साथ जो लिंकन मीट है 0.95, बॉइल्ड हैम, स्लाइस बैकन 0.90, ड्राइड ग्रेन्स 0.80। ये जनरल उन्होंने चार्ट में आप लोगों को मेंशन कर दिया है। जब हम वाटर एक्टिविटी लेवल्स की डिटेल देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि growth of microorganisms is greatly affected by the level of water activity in the food। कि जितनी वाटर एक्टिविटी फूड में होगी उतना ही वहाँ पर जो है उसका रिस्क होगा कि यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ अकर्स इफ द वाटर एक्टिविटी फॉर फूड इज लोअर्ड बियॉन्ड एन ऑर्गेनिजम्स मिनिमम लेवल ऑफ वाटर एक्टिविटी दैट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। यानी कि
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी वो इनहिबिट हो जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी फूड मटेरियल में ग्रो नहीं कर सकेंगे। अगर जो फूड है, फूड मटेरियल की जो वाटर एक्टिविटी है, उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं उनका लेवल लो है, जबकि जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने वहां पर ग्रो करना है उसको अपनी ग्रोथ के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर ग्रो नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ थर्ड पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव वेरिंग मिनिमम वाटर एक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स दैट सपोर्ट्स देयर ग्रोथ इन फूड। Now you can see a big chart on your screen. इसके अंदर डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और उनकी वाटर एक्टिविटी यहाँ पर बता दी है हमने कि कितनी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितनी वाटर एक्टिविटी पर या कितने जो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं उनमें सही ग्रो कर जाते हैं। इसमें डिफरेंट क्लॉस्ट्रीडियम, बैसिलस, सुडोमोनास, सैल्मोनेला स्पीशीज, इन सब का जो चार्ट में डिटेल जो है वो दी गई है। इसमें जो टॉप के मैंने 4 नाम लिए हैं, मतलब कि क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज, बैसिलस, सुडोमोनास एंड सैल्मोनेला स्पीशीज, इनके जो ऑलमोस्ट सेम रेट होते हैं 0.95 इनकी वाटर एक्टिविटी है। इसी के साथ जब हम थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो स्टेफिलोकोकस हैं, कैंडिडा स्पीशीज हैं, सैक्रोमाइसीज हैं, इनकी जो वाटर एक्टिविटी है दीज आर 0.90। देन हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास जो स्टेफिलोकोकस की स्पीशीज आती हैं और पेनिसिलियम की स्पीशीज आती हैं, इनका 0.86 to 0.82 आहिस्ता आहिस्ता वाटर एक्टिविटी कम होती जा रही है। सेकेंड लास्ट आप देख सकते हैं मोस्ट स्पॉइलेज मोल्ड्स। मोल्ड्स को ग्रो करने के लिए वाटर एक्टिविटी 0.80 चाहिए होती है, इसीलिए अगर हमने ब्रेड रखी हुई है उसमें वाटर एक्टिविटी कम है, मोल्ड्स वहां पर जल्दी ग्रो कर जाते हैं। यही रीज़न है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं न्यूट्रिएंट कंटेंट्स ऑफ द फूड कि किसी भी फूड मटेरियल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने पड़े हुए हैं। अगर तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फूड में प्रेजेंट हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर प्रॉपर ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्योंकि ह्यूमन बींग्स की तरह, एनिमल्स की तरह, प्लांट्स की तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको भी अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वाटर, एनर्जी, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, वाइटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं। वेरियस फूड्स हैव स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प इन माइक्रोबियल ग्रोथ। इसलिए हमने देखा होगा कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए और जिस फूड के अंदर वो न्यूट्रिएंट मैक्सिमम कंटेंट के साथ पड़ा होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा उसी फूड पर अटैक करेंगे जहाँ पर उन्हें अपने रिक्वायर्ड मटेरियल मिल रहा है खाने पीने के लिए। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं मिल्क, मीट, एग्स की। इसके अंदर वैरायटी होती है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स बेनिफिशियल होते हैं किसके लिए, उनकी माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। इसीलिए मिल्क, मीट, एग्स पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जल्दी अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं और उसको स्पॉइल कर देते हैं। देन हम ये स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास फूड मटेरियल्स हैं उनके अंदर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस कितनी प्रेजेंट हैं, क्योंकि जो फूड मटेरियल्स के अंदर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होती हैं ये अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। जितनी ज़्यादा फूड मटेरियल के अंदर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस मौजूद होंगी उतनी ही वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ कम होगी। वेरियस फूड हैव इनहेरिट एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट इनहिबिट माइक्रोबियल अटैक। सच इनहिबिटर्स आर लाइक लेक्टिनिन एंड एंटीकोलिफॉर्म फैक्टर्स इन मिल्क एंड लाइसोजाइम इन एग्स। यहाँ पर इन्होंने 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखती हैं, जैसे कि लेक्टिनिन और एंटी कॉलिफॉर्म फैक्टर्स होते हैं मिल्क के अंदर जो कि एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पर उसको ग्रो करने से रोकते हैं, उसके अगेंस्ट काम करते हैं। इसी तरीके से जो एग्स होते हैं, एग्स के अंदर लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो पड़ा होता है और ये वहाँ पर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करता है। देन जो लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का। सम फूड्स हैव बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स दैट प्रिवेंट माइक्रोबियल एंट्री। कुछ फूड्स के अंदर डिफरेंट बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इस तरह के पड़े होते हैं कि जिससे जो माइक्रोबियल एंट्री है वो रुक जाती है। अब जब हम इन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स इसकी आती हैं, जैसे कि मीट के अंदर फेशिया होता है, स्किन होती है और इस तरह की डिफरेंट मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। जो फेशिया होता है ये स्किन के नीचे एक कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर होती है
जो हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रिवेंट करती है। इसी तरीके से जो एग्स हैं उनके ऊपर शेल होता है और इनर मेम्ब्रेन्स भी होती हैं जो एग वाइट को और यॉक को इन्फेक्शन से बचाती हैं। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की। इसमें हमारे पास हमने 3 फैक्टर्स आज स्टडी करने हैं। दीज आर टेम्परेचर ऑफ द स्टोरेज के जो हम जहाँ पर हमने फूड मटेरियल्स को फूड आइटम्स को स्टोर किया हुआ है वहाँ की जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर कितना है। नेक्स्ट, प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन द एनवायरनमेंट, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है इन्वायरमेंट में वो कितनी है। एंड द थर्ड वन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ फूड स्टोरेज इन्वायरमेंट के फूड स्टोरेज इन्वायरमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर जहाँ पर हमने फूड रखी हुई है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, नमी कितनी है हवा के अंदर। चलें यहाँ इनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर को। द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर्स। ऑब्वियस बात है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो इफेक्ट होती है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा या कम होगा उसके हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के ऊपर ग्रो करेंगे, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आसपास के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो सर्टेन टेम्परेचर्स पर ग्रो कर जाते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हों। लेकिन जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्टेन इन टेम्परेचर्स पर ग्रो नहीं कर सकते। इसकी डिटेल में जब हम जाते हैं तो हमें पता लगता है कि बैक्टीरिया कैन देयरफॉर बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ग्रोथ। हम बैक्टीरिया को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं उनकी टेम्परेचर के जो ग्रोथ है उसके हिसाब से। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है बैक्टीरिया की, वो होती है हमारे पास साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस but also down to -10 डिग्री सेल्सियस इन अनफ्रोजन मीडिया। जो हमारे पास साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोस्टली जो अप्रोप्रिएट उनकी ग्रोथ आती है वो राउंड अबाउट 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, या अगर आप थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक होना चाहें तो 15 डिग्री सेल्सियस के लगभग ये सही ग्रो कर सकते हैं। जो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं ये फूड स्पॉइलेज कॉज करते हैं इवन एट लो टेम्परेचर्स के। अगर आप लो टेम्परेचर पे आपने फूड को स्टोर किया हुआ है तो ये वहाँ पर भी अपनी ग्रोथ शो करवा कर फूड को स्पॉइल कर देंगे। सेवरल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द सॉइल एंड वाटर बिलोंग टू दिस ग्रुप। जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर में रहते हैं या जो सॉइल में रहते हैं बैक्टीरिया, वो मोस्टली साइक्रोफिलिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप है इसी से बिलोंग करते हैं। देन हम देखते हैं मेसोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मेसोफिलिक बैक्टीरिया, ये सेकंड टाइप है। मेसोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो जिनकी अप्रोप्रिएट ग्रोथ होती है, ऑप्टिमम जो उनकी ग्रोथ होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक होती है विद एन ऑप्टिमम। और ये जो ऑप्टिमम इनका जो टेम्परेचर होता है ये प्रॉपर मतलब जिस पर ये एग्जैक्ट सही अपनी ग्रोथ शो करवा देते हैं वो 25 to 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में होता है, राउंड अबाउट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। सम बैक्टीरिया सच एज सुडोमोनास एरोगिनोजा even grow at lower temperatures between 5 to 43 डिग्री सेल्सियस। ये एक्सेप्शनल केस है जो एक लोअर टेम्परेचर 5 तक भी ग्रो कर सकता है। देन वो ये बताती हैं हमें कि none of the mesophilic bacteria are able to grow below 5 डिग्री सेल्सियस और above 45 डिग्री सेल्सियस, कि कोई भी मेसोफिलिक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ग्रो नहीं कर सकता, 45 से ऊपर ग्रो नहीं कर सकता। मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ होगी इनकी 25 to 40 डिग्री सेल्सियस या मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस। फिर हम देखते हैं जो हमारे पास जो मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, वो मेसोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। थर्ड टाइप हमारे इसके पास आती है थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। दीज ग्रो एट टेम्परेचर्स अबव 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर होता है इसके अंदर जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं उन्हें हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं या थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इवन ये 70 से ऊपर 80 डिग्री सेल्सियस पे भी अपनी ग्रोथ शो कर जाते हैं। इस कैटेगरी के अंदर जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पास स्पोर फॉर्मर्स होते हैं, मतलब स्पोर बना लेते हैं। जाहिर बात है जब वो अपने ऊपर स्पोर बनाने वाले बैक्टीरिया होंगे, स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। जो स्पोर होते हैं वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, हाई टेम्परेचर पर वो सर्वाइव कर जाते हैं स्पोर्स। जब उनकी जो कंडीशन उनके लिए फेवरेबल आती है तो वो अगेन
जो होते हैं वो स्पोर जर्मिनेट कर जाता है। तो इसीलिए थर्मोफिलिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मोस्टली स्पोर फॉर्मर्स होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक चार्ट शो हो रहा होगा। इस चार्ट के अंदर एक जो समरी बता दी गई है थर्मोफाइल्स की, मेसोफाइल्स की और साइक्रोफाइल्स की, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे तीनों चीज़ें डिस्कस की हैं कि जो साइक्रोफाइल्स हैं वो किस टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस तक, मेसोफाइल्स मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस तक और थर्मोफाइल्स 75 डिग्री सेल्सियस पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि थर्मोफाइल्स के ऊपर भी हमारे पास एक कैटेगरी होती है जिसे हम हाइपरथर्मोफाइल्स कहते हैं, जो वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इवन हाई टेम्परेचर्स पे भी ग्रो कर जाते हैं अबाउट 120 या 130 डिग्री सेल्सियस पर। तो उनको किल करवाने की हम पे डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पॉइंट एक्सपेंसिंग फैक्टर्स का, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन द एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट में कौन सी गैसेस पड़ी हैं और कितनी कंसंट्रेशन में पड़ी हैं। Various microorganisms require for growth either high oxygen tension aerobic, low oxygen tension microaerobic और absence of oxygen anaerobic। यहाँ पर हमें वो बता रहे हैं कि जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए यहाँ तो फुली ऑक्सीजन रिक्वायर होगी उनको, जिन्हें हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर हमारे पास वो टाइप आती है कि जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की जो अमाउंट है थोड़ी रिक्वायर होगी, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो एरोबिक। देन हम बात करते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो टोटली ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर हम देखते हैं कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे ग्रो आइदर इन हाई ऑक्सीजन टेंशन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिन्हें हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। जहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, जो बिगनर्स हैं जो माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में भी एंटर हुए हैं, उनको मेरी पहली बात तो यकीनन समझ आ गई होगी एरोबिक, माइक्रो एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस। लेकिन फैकल्टेटिव एनारोब्स में वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसकी ज़रा डिटेल देखते हैं। मगर इसकी डिटेल देखने से पहले कुछ और टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं आपको बताता चलूं ताकि एक ही दफ़ा जो सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने क्लियर हो सकें। जो हमारे पास एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक स्पोर फॉर्मर्स होते हैं वो मोस्टली ग्रो करते हैं कैन फूड के अंदर, वो फूड जो हमने जिनकी कैनिंग की होती है। जो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया हैं वो मोस्टली ग्रो करते हैं वैक्यूम पैक्ड फूड्स के अंदर, वो फूड्स जिनके अंदर हमने जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो बहुत ही लो किया होता है, वैक्यूम इन्वायरमेंट उसमें बनाई होती है। इसी तरीके से जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो रॉ मीट की सरफेस पे ग्रो कर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है ईजीली। नेक्स्ट जो एरोबिक मोड्स होते हैं वो इनसफिशिएंटली ड्राइड और सॉल्टेड प्रोडक्ट्स में भी ग्रो कर जाते हैं। अब जो मैं आपको इनकी डिटेल की बात कर रहा था वो इस जो आप लोगों के सामने भी स्लाइड शो हो रही है, इसमें चारों पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1 ऑब्लिगेट एरोब, नंबर 2 फैकल्टेटिव एरोब्स। पहले हम इन दोनों को देखते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। आप लोगों को एरोब्स की समझ आ गई कि जो एरोब्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। जो एनारोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं। इनके मिडिल कैटेगरी भी होती है एक माइक्रो एरोब्स जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन में ग्रो कर जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं एरोब्स की फर्स्ट कैटेगरी की तो उसकी फिर आगे मजीद 2 टाइप्स आती हैं। दीज आर ऑब्लिगेट एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एरोब्स। जब हम बात करते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स की तो those microorganisms that can only grow in the presence of plentiful supply of oxygen, जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा सप्लाई होगी तो ऑब्लिगेट एरोब्स तब ग्रो करेंगे। जबकि जो हमारे पास फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं वो तब ग्रो करते हैं अगर ऑक्सीजन सफिशेंट पड़ी हुई है, मैक्सिमम ऑक्सीजन है तो वो ग्रो कर जाएंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम हो गई है तो फिर भी ये थोड़ा बहुत ग्रो कर जाएंगे, अपनी ग्रोथ थोड़ी सी एनारोबिकली भी शो करवा देंगे। जब हम बात करते हैं एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो उनकी भी इसी तरह से 2 टाइप्स आती हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स। जो सी और डी पॉइंट्स आप लोगों को सामने शो हो रहे हैं। ऑब्लिगेट एनारोब्स विल ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एनारोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स पक्के वो एनारोब्स होंगे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रो करेंगे। जबकि जो फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होंगे जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो ग्रो करेंगे ही, मगर अगर ऑक्सीजन आ गई है थोड़ी बहुत तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी अपनी ग्रोथ शो
करवा देंगे। होप सो ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारे पास है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि हवा के अंदर नमी का तनासुब कितना है, कितनी नमी है हमारी हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे फूड मटेरियल पर ज़्यादा ग्रोथ शो कर सकेंगे, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर और फूड इन्वायरमेंट, इसकी सिंपल डेफिनेशन है। फिर हम देखते हैं फूड्स विद लोअर वाटर एक्टिविटी प्लेस एट हाई ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट टेक अप वाटर, इंक्रीज देयर वाटर एक्टिविटी एंड गेट स्पॉइल्ड इजीली, यानी कि वो फूड जिनके अंदर जो वाटर एक्टिविटी है वो खुद कम होती है, मगर ऐसी फूड्स को जिनके अंदर खुद वाटर एक्टिविटी कम है, मगर उन फूड्स को हम उठाकर किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रख देते हैं जहां पर जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा है, तो फूड क्या करेगी, इन्वायरमेंट में से जो वाटर कंटेंट होगी वो गेन कर लेगी, ले लेगी और अपनी वाटर एक्टिविटी फूड बढ़ा लेगी। और इससे क्या नुकसान होगा, जब वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर अटैक करेगा तो उसको फूड के अंदर वो ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, वो इसको जो वाटर कंटेंट्स हैं वो उसको मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे और वहाँ पर वो फूड को स्पॉइल कर सकेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हमने फूड मटेरियल्स को स्टोर करना है तो उसके इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी ना हो, ताकि फूड वहाँ से किसी किस्म का वाटर कंटेंट गेन ना कर सके और माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको देता हूँ ड्राई ग्रेन्स की, जिनको हम स्टोर करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। अगर जहाँ पर हमने ड्राई ग्रेन्स को स्टोर किया हुआ है वहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी है उस स्टोरेज रूम के अंदर, उस गोदाम के अंदर, तो ऑब्वियसली जो ड्राई ग्रेन्स होंगे वो वहाँ से ह्यूमिडिटी गेन कर लेंगे और जो वहाँ पर जो मोल्ड होगी वो ग्रेन्स को स्पॉइल कर देगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर फूड माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें हमने डिस्कस किए डिफरेंट फैक्टर्स जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है फूड के अंदर, फूड मटेरियल्स के अंदर, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाई करके और आसान वर्ड्स में मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाऊं और होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रेलिवेंट या किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल masterg.com को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।